जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। आज कुछ नया है हमारे इस चैनल के माध्यम से। सेक्शनल टेस्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में आप टेस्ट देते हैं वो सारे क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। जो कन्फ्यूजनल साइंस क्वेश्चन है, जो सेक्शनल टेस्ट जो आप देते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंफ्यूज करते हैं। आप कहीं ना कहीं वो सारे चीज़ों को गलत टिक कर बैठते हैं और ये खमियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो आप जो अभी रेलवे का फॉर्म भरे हैं एलपी टेक्नीशियन और रेलवे की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये कंप्लीट हम टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चनों को मैं करा दूंगा। दूसरी चीज़ ये है सामान्य विज्ञान, जो रेलवे की है, एस के झा की बुक है, उसको मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये मोटिवेशनल थॉट आपके लिए कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। जी हाँ दोस्तों, जिस जिस पे यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप जो है आसानी से पढ़ें आराम से। और ये है आपके लिए क्वेश्चन कि कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कोशिका भित्ति में, केंद्रक में, कोशिका झिल्ली में और कोशिका द्रव में। तो ये केंद्रक में जो है ये आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? केंद्रक में जो है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आप गलत कर बैठते हैं। अगला जाता है आम और क्षार के बीच की अभिक्रिया को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किस रूप में जानते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? क्लोरीन का उपयोग जो है पानी को शुद्धिकरण के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को खाली जगह के रूप में जानते हैं। तो ये यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस परिघटना में दूरी समय के ग्राफ को निरूपित करती रेखा समय अक्ष के समांतर है? तो ये है वस्तु जो विश्राम की अवस्था में है। पूरा दूरी समय ग्राफ, तो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस होता है और ये समय होता है। तो दूरी समय ग्राफ में जो है निरूपित करने वाली जो है वस्तु जब विराम में होती है तो डिस्टेंस और समय जो है वह एक जैसे लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? तो यह एक असंपर्क बल है, यही सही है। यह एक आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ये गलत है। यह एक अद्वितीय बल है जो केवल पृथ्वी के पास है, ये भी गलत है। यह एक प्रबल बल है, ये भी गलत है। यह एक असंपर्क बल है, ये हमारे लिए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सूची के अंतर्गत दिए गए बिंदुओं को सूची 1 से सूची 2 में मिलान करें। तो पहला आ गया पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है स्पंज है। पोरीफेरा क्या? स्पंज है। नाइडेरिया जो है वो जेली फिश है। नाइडेरिया क्या है? जेली फिश है। मोलस्का जो है सो क्या है? मोलस्का जो है ये है स्क्विड। मोलस्का क्या है? स्क्विड है। और आर्थ्रोपोडा जो है सेंटीपीड है। आर्थ्रोपोडा क्या है? सेंटीपीड है। ये सारे क्वेश्चन जो बराबर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा मिलान जो है कहाँ होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको बोल दूँ, पेरीफेरा जो है ये है स्पंज। नाइडेरिया जो है ये आपका जेली फिश है। मोलस्का जो है ये स्क्विड है। और ये आर्थ्रोपोडा है जो सेंटीपीड है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला है निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण प्लेग होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है। तो केवल 1 और 2 होगा, यानी केवल प्लेग और टाइफाइड जो है ये हमें बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा दो अघुलनशील तरल पदार्थ मिश्रित हो जाते हैं जबकि एक दूसरे के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाते हैं, उसे पाइसीकरण के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? पाइसीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम ये चीज़ें जो है इसके जो स्पेशल फैक्ट है उसको मैं भी बताऊंगा जहाँ लगे कि आप फंस सकते हैं। पाइसीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो अघुलनशील तरल पदार्थ मिश्रित होते हैं और एक तरल शुद्ध दूसरे तरल के भीतर छोटी बूंदों के रूप में फैल जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पाइसीकरण कहेंगे। इस प्रक्रिया का उपयोग अक्सर खाद्य उद्योग में मेयोनीज, सलाद ड्रेसिंग और सॉस जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। पाइसीकरण का उपयोग खाद्य उद्योग में मेयोनीज
और सलाद, ड्रेसिंग और सॉस जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। पाइसीकरण एक पाइसीकारी एजेंट है, जैसे अंडे की जर्दी या सरसों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, जो मिश्रित को स्थिर करने में मदद करता है, जो मिश्रण को क्या स्थिर करने में मदद करता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वह है नींबू। नींबू का जो है सबसे समृद्ध स्रोत है हमारा नींबू, विटामिन सी का। अगला है, विद्युत दल के फिलामेंट में द्वारा 5 मिनट में 8 एम्पीयर की विद्युत धारा ली जाती है, तो परिपथ के माध्यम में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा होगी। तो आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी, यानी जो होता है आवेश वो जो करंट गुने समय का गुणनफल होता है। तो हमें जो है ये करंट दे दिया है 0.8 एम्पियर। कितना है, 0.8 एम्पियर, और टाइम जो है सो 5 मिनट दिया है। इसे हम सेकंड में करेंगे तो 300 सेकंड हो जाएगा। और ये हमें क्या चीज़ निकालना, आवेश निकालना। तो 8×4 = 240 गुलाम होगा। कितना होगा, 240 गुलाम। तो ये समझने वाला चीज़ था, आप समझ ही गए होंगे। ये फार्मूला लगता है Q बराबर आई टी से, ये आप पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ, तो 240 गुलाम आएगा। और आई जो होता है करंट होता है, टी होता है टाइम होता है। यहाँ 5 मिनट को आप सेकंड में चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला है, प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान है, और दूसरा है ऐसे नोड हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। तो ये दोनों सही है। ऐसे नोड जो है हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है, और प्लीहा जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान है। ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है, जब अम्ल ए को क्षार बी में डाला जाता है तो सी बनता है। तो क्या बनता है, सी बनता है, जिसके साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सी का प्रयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के उत्पादन में किया जाता है। तो ए बी सी की पहचान कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हो जाएगा चूने का पानी, और सी हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गैल्वेनीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोहे का जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जस्ता की कोटिंग लगाई जाती है। जस्ता की कोटिंग की जाती है, तो क्या होता है कि लोहा जो है वो जल्दी संक्षारित नहीं होता। अगला है, एक वस्तु किसी द्रव में तैर रही है तथा उसके आयतन का आधा द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल क्या होगा, तो उसके भार के बराबर होगा। क्या होगा, उत्प्लावक बल जो होगा उसके भार के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, का उपयोग मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जिसके दो मिश्रणीय तरल पदार्थ होते हैं जो बिना अवघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है, वह है आसवन विधि। क्या है, वह है आसवन विधि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, पहली बार 1665 में कोशिकाओं को कॉर्क में खाली जगह द्वारा देखा गया था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कौन देखे थे, रॉबर्ट हुक के द्वारा ये कोशिकाओं को देखे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का खाली जगह ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है, तो आयाम द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित करता है, तो आयाम के द्वारा निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया सेक्शनल सारे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। बोला गया कि कौन सा विकल्प गलत है, तो हम वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं करते क्योंकि वह मात्रा में नगण्य होता है, ये गलत है। बाकी वह सारे जो ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित होते हैं, तो पर्णहरित लवक जो होते हैं ये हरित लवक में उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं, हरित लवक में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके लिए थोड़ा सा पहले समय लेंगे और ये राइबोसोम के बारे में हम डिटेल जानेंगे। राइबोसोम प्रोटीन विश्लेषण में शामिल होते हैं। दूत आरएनए अनुक्रम को राइबोसोम द्वारा पढ़ा जाता है, फिर आनुवांशिक प्रकूट को अमीनो अम्ल में के एक विशिष्ट सूत्र परिवर्तित करता है। अमीनो अम्ल लंबी श्रृंखला विकसित है और प्रोटीन बनाने के लिए चालित है। सूत्र कणिका कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है। एरोनेसिन ट्राइफॉस्फेट एक छोटा अणु सूत्र कणिका द्वारा उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है। लयन का लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। जो अपशिष्ट पदार्थ जो है उसे तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। ये बाहरी घिस्से पीठे कोशिका घटकों को
घटकों को विघटित कर देते हैं। इन जीवाणुओं और विषाणु आक्रमणकारियों को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राकृतिक में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित रहता है? तो केंद्रक झिल्ली। अधिकांश प्राकृतिक कोशिका में जो होता है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्रक झिल्ली के बारे में भी हम जान लेते हैं। यह स्पेशल फैक्ट है जो आपके और भी सारे क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंस रहेंगे। केंद्रक झिल्ली या नियंत्रण केंद्र, जिसे केंद्रक के रूप में जाना जाता है, वह स्थान है जहां डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में संग्रहित होता है, जिसमें प्रोटिस्ट, जंतु, कवक और पादप शामिल हैं। प्रोटिस्ट, जंतु, कवक और पादप शामिल हैं। केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली एक दो परत वाली झिल्ली होती है जो प्रत्येक केंद्रक को चारों तरफ से लपेटती है और ढकती है। यह झिल्ली कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव से अलग करती है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से अलग करती है। केंद्रक द्रव केंद्रक में उपस्थित द्रव है। जो केंद्रक द्रव होता है केंद्रक में उपस्थित द्रव है। अगला है, पादप और जंतु कोशिकाओं दोनों में केंद्रक झिल्ली होती है। पादप और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक होती है। कोशिकाओं के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जिनमें प्रोटीन का निर्माण, अणुओं का ऊर्जा में परिवर्तन और अपशिष्ट उत्पादों का अनुमोदन शामिल है। यह झिल्ली कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को केंद्रक के बाहर जाने से बचाती है। और यह झिल्ली जो होती है कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ को केंद्रक के बाहर जाने से बचाती है। जहाँ रासायनिक प्रतिअभिक्रियाएँ होती है, इसके अतिरिक्त इसमें कई प्रोटीन होते हैं जो जीन से नियंत्रित करने और डीएनए के संगठन के लिए आवश्यक हैं। किसके लिए आवश्यक हैं? डीएनए के संगठन के लिए। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कोशिका द्रव में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है इसका विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके के स्लाइड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर क्या है? प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को भी हम जान लेते हैं। तो पादप कोशिका देखिए क्या होता है, मुख्य अंतर क्या है, यह जो अस्थायी होता है और ये छोटी रिक्ताएँ मौजूद होती है। यह एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका मौजूद होती है। पशु कोशिका छोटी रहती है और अस्थायी होती है, जबकि पादप कोशिका बड़ी और केंद्रीय रिक्तिका मौजूद होती है। भंडारण सामग्री ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है और भंडारण सामग्री जो है स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। प्लास्टिड अनुपस्थित रहता है। पशु कोशिका में प्लास्टिड जो अनुपस्थित रहता है, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। पशु कोशिका में कोशिका भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित रहता है और पादप कोशिका में उपस्थित रहता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, गाल जो है कोशिका मुख की भीतरी परत की एक चपटी स्क्वेमस कोशिका होती है। यह परत एक श्लेष्मा झिल्ली होती है जो हमारे पाचन तंत्र में कई पाए जाने वाली झिल्ली के समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या चीज कहा जाता है? आत्मघाती थैली। और लाइसोसोम को ही हम क्या बोलते हैं? लयनकाय बोलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि लयनकाय जो है कभी कभी आपके एग्जाम में दे देगा, लाइसोसोम वहाँ नहीं देगा। अगला है, कोशिका को ऊर्जा ग्रह कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। अब देखिए, गोल्जीकरण, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली केंद्रक, ये क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है गोल्जी उपकरण। यह कोशिका अंगक मुख्य रूप से भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रोटीन में जिम्मेदार है। गोल्जी उपकरण जो है यह मुख्य रूप से भंडारण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्रोटीन के लिए जिम्मेदार है। गोल्जी उपकरण कोशिका के कोशिका द्रव के भीतर पाया जाता है और पौधे तथा जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होते हैं। पौधे और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। वह कोशिका अंगक है जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसे क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस। यह एटीपी और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाती है। एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा अणु बनाती है। अगला आ जाता है कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकालने वाली सामग्रियों के परिवहन को नियंत्रित करती है। कोशिका की झिल्ली प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सामग्रियों के परिवहन को भी नियंत्रित करती है। अगला आ जाता है केंद्रक। यह एक झिल्ली युक्त अंगक है जिसमें जीवों की आनुवांशिक द्रव्य है, जिसमें जो जीवों का आनुवांशिक द्रव्य है। अगला आ जाता है कौन सा कोशिकांग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे मोटाई वाली एक अंशाच्छादन झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं, विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसके संकुलन में सहायक होती है। तो वह है गोल्गी का। कौन सा है? गोल्गी का है। जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे मोटाई वाली एक अंशाच्छादन झिल्लीदार थैली है जो प्रोटीन और लिपिड जैसे अणुओं को संकुलन में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है। इस झिल्ली को कोशिका भित्ति कहा जाता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। अगला है मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो युग्म एक ही उपस्थित होते हैं, एक्स और वाई। यदि बोलेगा कि कितने ऐसे होते हैं, प्रभावी कौन होता है? तो प्रभावी जो होता है ये पुरुष के गुणसूत्र वाई होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसको मिलान करना है अंगक और कार्य के रूप में। अंगक और कार्य के रूप में जो है इसे बांटना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या करेंगे? तो ऊर्जा उत्पादन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा दिया राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तीसरा है केंद्रक, सेल की गतिविधि का विनियमन करता है। सेल की गतिविधि का विनियमन कौन करता है? केंद्रक। और लाइसोसोम जो है एक कोशिका का पाचन तंत्र है। लाइसोसोम क्या है? एक कोशिका का पाचन तंत्र है। अगले आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंग है। क्या है? दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंग। इसकी संख्या कोशिका में भिन्न होती है। इसकी संख्या क्या होती है? कोशिका में भिन्न होती है। इसमें बाह्य और आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पाई जाती है। इसमें बाह्य और आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पाई जाती है। यह कोशिका विलय में उपस्थित होता है। यह कोशिका विलय में उपस्थित होता है। यह स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है और इसकी प्रतिलिपि बना सकता है। यह स्वयं की प्रतिकृति कर सकता है और इसकी प्रतिलिपि बना सकता है। इसकी प्रतिकृति मशीनरी होती है। इसकी प्रतिकृति क्या होती है? मशीनरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? अर्ध स्वायत्त होता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसका स्वयं का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है स्वयं का डीएनए होता है। यह अपने सभी प्रोटीनों को संश्लेषित नहीं कर सकता और इसके लिए कोशिका केंद्रक पर निर्भर करता है। अतः इसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। इसमें एंजाइम होते हैं जो उपापचय में सहायता करते हैं। इसमें क्या होता है? एंजाइम होता है जो उपापचय में सहायता करता है। यह एटीपी के निर्माण का स्थल है। यह जो क्या एटीपी के निर्माण का स्थल है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है जो इसकी झिल्ली पर उपस्थित होती है। जो इसके झिल्ली पर क्या होती है? उपस्थित होती है। अब हम जानेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम आरएनए और डीएनए से बने होते हैं। राइबोसोम किससे बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम होता है। उसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होता है। और राइबोसोम के चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होता है। कोशिकाओं में कोई कोशिकांग होते हैं। आरएनए का प्राथमिक कार्य रूपांतरण के माध्यम से प्रोटीन बनाना है। रूपांतरण के माध्यम से प्रोटीन बनाना है। आरएनए आनुवांशिक जानकारी को वहन करता है जिसे राइबोसोम द्वारा कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न प्रोटीनों में रूपांतरित किया जाता है। एमआरएनए और आरआरएनए और टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में शामिल आरएनए के 3 प्रकार हैं। इस प्रकार कथन 1 और 2 जो है ये दोनों सही है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक के बारे में जानेंगे। नाभिक लगभग सभी प्रकार की कोशिकीय गतिविधि को विनियमित करने के लिए जिम्मेवार एवं निर्णायक संगठन है। अधिकतर प्रत्येक प्रकार की कोशिका जो मौजूद होती है उसकी कोशिका के भीतर नाभिक की उपस्थिति
आधार पर वर्गीकृत की जाती है, या तो प्रोकैरियोटिक या तो यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में वर्गीकृत की जाती है। किसके रूप में? प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक रूप में वर्गीकृत की जाती है। नाभिक के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। इसमें सेल की वंशानुगत जानकारी है, यह कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है। कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है। नाभिक को एक झिल्ली बंद संरचना के रूप में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। नाभिक को क्या? झिल्ली बंद संरचना को स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जिसमें एक कोशिका की आनुवंशिक सामग्री शामिल है। यह न केवल डीएनए के लिए भंडारण डिब्बे हैं, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रियाओं घर भी होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके जो है वो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन जो हैं टेक्स्ट बुक के हमारे इस चैनल के माध्यम से आएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो सुरक्षात्मक ऊतक कौन सा है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक या संयोजी ऊतक? तो ये जो है उपकला ऊतक, ये हमारा सुरक्षात्मक ऊतक है। सुरक्षात्मक ऊतक कौन सा? उपकला ऊतक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के बारे में, उपकला ऊतक क्या क्या है। उपकला ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है। उपकला ऊतक शारीरिक ऊतक के 4 प्राथमिक रूपों में से एक है, जो मानव अंगों में पाया जा सकता है, जो मानव के अंगों में पाया जा सकता है, और आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों को शामिल करता है। और ये जो है उपकला ऊतक या आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों को शामिल करता है। यह मानव शरीर में कहाँ रहता है, इसके आधार पर इसकी कई तरह की संरचनाएं और कार्य होते हैं। उपकला एक प्रकार का शारीरिक ऊतक है, जो आपके सभी आंतरिक और बाहरी शरीर की सतहों, शरीर के गुहाओं और खोखले अंगों को शामिल करता है, और ग्रंथियों में भी मुख्य ऊतक है। संरक्षण, स्राव और अवशोषण सभी उपकला ऊतक की भूमिकाएं हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि यह मानव शरीर में कहाँ स्थित है। यही उपकला कोशिकाएं उपकला ऊतक है। उपकला कोशिकाएं क्या? उपकला ऊतक है। आगे आ जाता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक शरीर के अंगों को स्थानांतरित करने के लिए छोटी या सिकुड़ने की अनूठी क्षमता वाली कोशिकाओं से बना होता है। पेशी जो ऊतक होता है शरीर के अंगों को स्थानांतरित करने के लिए छोटी या सिकुड़ने की अनूठी क्षमता वाली कोशिकाओं से बना होता है। बोलते हैं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, तंत्रिकाओं में भी सभी तंत्रिका ऊतक शामिल है। मस्तिष्क हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गया, तंत्रिकाओं में सभी तंत्रिका ऊतक शामिल हैं। यह विभिन्न शारीरिक कार्य के समन्वय और नियंत्रण पर प्रभारी है। ये सभी कार्यों के लिए क्या? समन्वय और नियंत्रण का प्रभारी है। संयोजी ऊतक भी वसा का भंडारण करता है। संयोजी ऊतक क्या करता है? वसा का भंडारण करता है। ऊतकों और अंगों के बीच पोषण तत्वों और अन्य पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है, और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में भी सहायक होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कछुआ नहीं है, मगरमच्छ, मेढक या सांप? तो इनमें से कौन सा नहीं है? मेढक। मेढक जो है सो किस वर्ग में आ जाता है? तो मेढक जो है उभयचर वर्ग में आ जाता है। कौन सा? उभयचर में आता है। लेकिन कछुआ, मगरमच्छ और सांप जो है ये तीनों जो है कछुआ, मगरमच्छ और सांप ये सरीसृप वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कछुआ के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। कछुआ सरीसृप आता है, मगरमच्छ भी सरीसृप, मेढक उभयचर और सांप जो है सरीसृप के अंतर्गत आता है। अब सरीसृप जंतु का शरीर जो किस तरह रहता है? सरीसृप ठंडे खून वाले जानवर हैं। ये क्या होता है? ठंडे खून वाले जानवर हैं, जो धूप में लेटकर अपने शरीर का तापमान बढ़ाते हैं और छाया में रेंगकर इसे कम करते हैं। छाया में रेंगकर क्या करते हैं? इसे कम करते हैं। फिर सरीसृप है, उनके शरीर का तापमान उनके परिवेश के तापमान में बदल जाता है। उनका शरीर का तापमान जो होता है उनके परिवेश के तापमान में बदल जाता है। इस वजह से ठंडे मौसम में रहने वाले सांपों को सर्दियों में शीत निद्रा करनी चाहिए। इसलिए ठंडे मौसम में रहने वाले सांपों को सर्दियों में शीत निद्रा करनी चाहिए। दुनिया में सांपों की 2900 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं? 2900 प्रजातियां हैं। अगला आ जाता है उभयचर। उभयचर के बारे में जानेंगे। उभयचर ऐसा जीव है जो दोहरा जीवन जीते हैं। वे जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं। जमीन के साथ कहाँ रहते हैं? पानी में भी रह सकते हैं। उनके पास छिद्रपूर्ण त्वचा होती है, जिसके लिए नमी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उभयचर पानी में अंडे देते हैं। उभयचर क्या करते हैं? पानी में अंडे देते हैं, और उनके बच्चों के आसपास पानी में जीवित रहने के लिए गलफड़े भी होते हैं।
और पास 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 क्या से पानी में जीवित रहने के लिए गलफड़े भी होते हैं। वे पूरी तरह से परिपक्व होने पर ही ज़मीन पर उतरते हैं। वे पूरी तरह से परिपक्व होने पर ही ज़मीन पर उतरते हैं। अब वर्ग सरीसृप में आ जाता है रेंगते हुए गति वाले पहले वास्तविक स्थलीय जानवर, वो ये वर्ग सरीसृप में आते हैं। रक्त का प्रकार ठंडा होता है, त्वचा सूखी और पपड़ीदार होती है। जैसे आप देखे होंगे सरीसृप में छिपकली को, कछुआ को, ये पपड़ीदार होते हैं। ग्रीवा जो होता है सिर और धड़ के बीच मौजूद होता है, सिर और धड़ के बीच मतलब जुड़ा हुआ रहता है, बाहरी कान नहीं रहता है। और जो सरीसृप जानवर होते हैं उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कछुआ में बाहरी कान नहीं होते हैं, मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या सरीसृप के पहचानने के गुण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जानवर में तुलनात्मक रूप से लंबी आंत होती है? तो कुत्ता, बाघ, लोमड़ी या खरगोश? तो खरगोश में जो है, जो जितने भी सारे शाकाहारी जीव जंतु हैं उसके जो रहते उसकी आंतें जो होती है लंबी होती है, जबकि जो मांसाहारी जानवर है उसकी आंतें छोटी होती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जूलॉजी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं, सेरोलॉजी कहते हैं या एथनोलॉजी कहते हैं? तो इसका जो कहते हैं जियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। बॉटनी जो हो गया जिसमें हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सौरोलॉजी हो गया, सौरोलॉजी जो हो गया ये सारोलॉजी हो गया छिपकलियों का अध्ययन। इन सौरोलॉजी क्या हो गया आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? युग्मक संलयन को परिभाषित के रूप में, युग्मक संलयन जो होता है परिभाषित के रूप में किया जाता है, तो किस रूप में परिभाषित किया जाता है? अंडे के विखंडन के लिए, शुक्राणु के विखंडन के लिए, अंडों के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन करने के लिए। तो अंडों के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। स्पंज प्राणी जगत के खाली जगह संग संबंधित हैं। स्पंज प्राणी जगत के जो हैं किस जगत से संबंधित हैं? एकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा, एस्केलेनिथीज या मोलस्का? तो ये संबंधित हैं आपके पोरीफेरा से। किससे संबंधित है? पोरीफेरा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में और भी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो परवाल जो होता है पशु जगत के संघ नाइजीरिया के अंतर्गत आते हैं। परवाल जो है पशु जगत के संघ नाइजीरिया के अंतर्गत आते हैं। लगभग 99% निडारियंस समुद्र प्रजातियां हैं। इस संघ में जेलीफिश, समुद्री एनिमल, परवाल और हाइड्रा जैसे विविध जानवर शामिल हैं। उनकी सामान्य विशेषता इस प्रकार है। नाइजीरिया में 2 अलग अलग रूपात्मक शरीर योजनाएं होती है जिन्हें पॉलिप या मेडुसा के रूप में जाना जाता है। पॉलिप या मेडुसा के रूप में जाना जाता है। ये द्विकोरिक होते हैं और संगठन के उत्तक श्रेणी प्रदर्शन करते हैं। श्रेणी का कैसा? उत्तक श्रेणी प्रदर्शित करते हैं। ये मुख्य चीज़ें थी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पशु जगत के संघ नाइजीरिया के अंतर्गत आता है? तो संघ नाइजीरिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? समुद्रशाही, केचुआ, घोंघा या परवाल? तो कौन सा आता है? तो यह आ जाता है परवाल। परवाल जो है ये संघ नाइजीरिया के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा, बिल्ली, मनुष्य या घोड़ा? तो अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? मगरमच्छों में हृदय कश होते हैं। तो मगरमच्छ में कितने हृदय कश होते हैं? 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं? आप जरूर सोच लिए होंगे। तो ये जो होते हैं 4 होते हैं। मगरमच्छ के जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं, कछिए होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करता है? लैंगिक प्रजनन भी करता है और अलैंगिक प्रजनन भी करता है। कौन है? शैवाल है, कवक है, हाइड्रा है या अमीबा है? तो हाइड्रा जैसे जीव जो हैं ये जो हैं लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रजनन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब ये है इम्पोर्टेंस जो है थॉट आपके लिए कि उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तो ये मोटिवेशनल थॉट के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसी सिलसिले को आगे हम सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। निम्नलिखित में से कौन पशुओं का सबसे बड़ा समूह है? निमेटेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का या पोरीफेरा? तो आप ये क्वेश्चन को जानते होंगे, ये है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है ये पशुओं का सबसे बड़ा समूह है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोरीफेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं और इसकी खोज कौन किए थे?
तो पेरिफेरा जो 1825 में आर ई ग्रांट द्वारा अध्ययन किया गया था। किसके द्वारा? आर ई ग्रांट द्वारा अध्ययन किया गया था। इसमें सबसे अधिक आदिम जीव होते हैं जिन्हें स्पॉन्ज और पोरीफेरा कहा जाता है, जिसका अर्थ है छिद्र वाले जीव। जिसका अर्थ क्या था? छिद्र वाले जीव। मोलस्का में या आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है मोलस्का। इसमें कोमल शरीर वाले जानवर जैसे घोंघा, स्लग आदि आते हैं, तो ये मोलस्का के अंतर्गत आ जाते हैं। निमेटेरा या पशुओं और पौधों या मुक्त रहने वाले जीवों में परजीवी वे रूप में होते हैं जिन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। निमेटेरा क्या कहा जाता है? गोल कृमि कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? गण है, वंश है, परिवार है, प्रजाति है। तो प्रजाति है। क्या है? प्रजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आप देखिए इसमें क्या चीज था? तो ये प्रजाति था, सबसे छोटा। अब देखिए गण क्या होता है, वंश क्या होता है, परिवार क्या होता है। इससे परिवार और वर्ग के बीच वर्गीकृत किया जा गया है। गण को क्या? परिवार और वर्ग के बीच वर्गीकरण किया गया, उसी को हम गण कहेंगे। वंश क्या हो गया? जीव विज्ञान के संदर्भ में विषाणु साथ ही जीवित और विलुप्त प्राणियों को वर्गीकृत करने के लिए वंश नामक एक वर्गीकरण रैंक का उपयोग किया जाता है। परिवार क्या होता है? इसे गण और वंश के बीच वर्गीकृत किया गया है। गण और वंश के बीच वर्गीकृत किया गया है। उपपरिवार जो परिवार और वंश के रैंकों के बीच मध्यस्थ रैंक है, इसका उपयोग परिवार के उपपरिवारों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट्स हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु त्रिकोरकी है? तो कौन सा जंतु त्रिकोरकी है ये बताना है। केचुआ है, जेलीफिश है, एस्केरिस है या प्लेनेरिया है? तो कौन सा है? तो ये है जेलीफिश। जेलीफिश जो जंतु है ये त्रिकोरकी नहीं है, जबकि केचुआ है, एस्केरिस और प्लेनेरिया जो है त्रिकोरकी है। ये काफ़ी अलग तरह का क्वेश्चन था, अब जरूर। अब देखिए जेलीफिश त्रिकोरकी नहीं है। जेलीफिश जो है साइफोजोआ संघ से संबंधित है। जेलीफिश साइफोजोआ संघ से संबंधित है। इस प्राणी को द्विकार्की तब कहा जाता है जब कोशिकाएं दो भ्रूण स्तरों यानी बाय एक्टोडर्म और आंतरिक एक्टोडर्म में व्यवस्थित हो जाते हैं। जो दो कोशिकाएं क्या होती है? एक बाय एक्टोडर्म और आंतरिक एक्टोडर्म एंडोडर्म में व्यवस्थित होती है। ऐसे प्राणी जिनके विकासशील भ्रूण पर तृतीय जनन स्तर यानी मेजोडर्म होती है को त्रिकोरकी प्राणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन की कोठी कहा जाता है? तो हम कहेंगे यही राइबोसोम को। राइबोसोम को क्या कहेंगे? कोशिकाओं का प्रोटीन की कोठी कहते हैं। आ जाता है लाल कृमि के दांत नहीं होते। लाल कृमि जो हम पढ़े थे, लाल कृमि के दांत नहीं होते। उनके पास गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जिनसे वो अपना भोजन पीसने में मदद करते हैं। गिजार्ड जो होते हैं पसीना भोजन पीसने में मदद करते हैं। एक लाल कृमि एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक लाल कृमि ही जो है वो जो है एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है। लाल कृमि बहुत गर्म या बहुत ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रहते, और जो लाल कृमि होते हैं ये बहुत गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रहते। अगला है गिजार लाल कृमियों को अपना भोजन पचाने में मदद करता है। रेड वर्म को आमतौर पर रेड विगलर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आपको जो एग्जाम में आता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है। अगला निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी नहीं है? रानी मधुमक्खी, स्थलीय घोंघा, जोंक या केचुआ? तो कौन सा जो है उभयलिंगी नहीं है? तो ये जो है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो है ये जो है उभयलिंगी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये हैं स्पेशल फैक्ट्स। और ये रानी मधुमक्खी, प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनियों में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। रानी मधुमक्खी, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मधुमक्खी, छत्ते में केवल कुछ नर ही होते हैं। नर मधुमक्खियों की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है।
कार्यकर्ता जो होता है मधुमक्खी, छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती है। यह मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं। वे छत्ता बनाते हैं और मधुमक्खियों के बच्चे की देखभाल करती है। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ते हैं। वे रस की तलाश में फूलों के चारों ओर उड़ती है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा लंबा है। लिवरवर्ट आमतौर पर नम छायादार आवासों जैसे नदियों के किनारे, दलदली जमीन, नम मृदा, पेड़ों की छाल और गहरे जंगल में उगते हैं। लिवरवर्ट का पादप कायथाइलाइड होता है। उदाहरण के लिए मार्केसिया थैलस पृष्ठाधार होता है और क्रियाधार से निकटता से जुड़ा हुआ है। पत्तेदार सदस्यों के तने जैसे संरचनाओं पर दो पंक्तियों में छोटे छोटे पत्ते होते हैं। उपरोक्त कथन में से ब्रायोफाइटा को दर्शाता है। तो ब्रायोफाइटा को कौन दर्शाता है? तो ये दिखाता है लिवरवर्ट। ब्रायोफाइटा को कौन दर्शाता है? लिवरवर्ट दर्शाता है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जीवाणु कौशाभिका के 3 भाग कौन कौन से हैं? जीवाणु कौशाभिका के 3 भाग कौन कौन से हैं? सिर, पूंछ, निचला सिरा, तंतु, पूंछ और अंकुश, आधारीय शरीर, पूंछ और तंतु, तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ स्पेशल फैक्ट। जीवाणु कशाभिका प्रोटीन फ्लैगेलिन से बने होते हैं और आधार पर एक तीव्र झुकाव और एक घूर्णी मोटर के साथ एक कुंडलित धागे जैसी संरचना होती है। यह जीवाणुओं को जलीय के द्विआधारी यौगिक के माध्यम से स्वतंत्र रूप से तैरने की क्षमता देता है, जिसे गतिशील या गति प्रणोदन के रूप में जाना जाता है। यह 3 प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बना है: आधारीय शरीर, अंकुश और तंतु द्वारा। किसके द्वारा? आधारीय शरीर, अंकुश और तंतु के द्वारा। आधारीय शरीर यह कोशिका द्रव्य झिल्ली और कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यह छल्ले से बना होता है। मोट भी प्रोटीन से घिरा होता है। अंकुश में है कशाभिका के आधार पर एक व्यापक क्षेत्र के लिए अंकुश एक नाम है। यह तंतु का आधार के मोटर के प्रोटीन से जुड़ा होता है। ये है, हम देख सकते हैं। अगला है, उस जंतु की पहचान कीजिए जो नॉन कॉर्डेटा नहीं है। जो नॉन कॉर्डेटा नहीं है उसकी पहचान करनी है। तो सरीसृप है, आर्थ्रोपोडा है, पेरिफेरा है, एरेक्निड है। तो ये तीनों जो है ये है नॉन कॉर्डेटा हैं, जबकि सरीसृप जो है ये नॉन कॉर्डेट जो है ये नहीं है। सरीसृप वर्ग जो है नॉन कॉर्डेट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले स्पेशल फैक्ट जान लेते हैं। नर कॉर्डेट क्या है और सरीसृप में क्या अंतर है? नर कॉर्डेट्स बिना नोटोकॉर्ड या बैकबोन वाले जानवर हैं, जबकि कॉर्डेट्स में ऐसा ही होता है। गैर कॉर्डेट्स में गिल स्लिट मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि वे शरीर के सतह या श्वास नली में सांस लेते हैं। गैर कॉर्डेट्स के मामले में पश्चगुदा पूंछ अनुपस्थित होता है, जबकि हृदय आमतौर पर अनुपस्थित होता है। यदि मौजूद होता है तो यह पृष्ठीय या पार्श्व रूप में स्थित रहता है। अगला आ जाता है सरीसृप। सरीसृप के 3 कक्षीय हृदय होते हैं। सरीसृप जो होते हैं इसमें 3 कक्षीय हृदय होता है। ये ठंडे खून वाले पोइकिलोथर्म जानवर हैं। वे जमीन पर रेंगते हैं क्योंकि उनके शरीर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। सरीसृप जो होते हैं ज़मीन पर रेंगते हैं क्योंकि उनके शरीर को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। इनकी त्वचा रूखी और पपड़ीदार होती है। गर्दन सिर और धड़ के बीच में होता है। बाह्य कर्ण अनुपस्थित रहता है और पंजे के साथ अंगुली होती है। उदाहरण के लिए कछुआ, छिपकली और सर्प। तो ये थे सरीसृप जानवर के उदाहरण। अगला आ जाता है, निम्नलिखित से कौन सा युग्म जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित गलत है? तो कौन सा गलत है? लिवरफ्यूड, निमेटेरा, साइकन, पोरिफेरा, झींगे, आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा। तो लीवर फ्लूक, निमेटेरा ये जो है ये गलत है, बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपको बता दें कि यदि आप भी एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको साइंस जैसे चीज़ों को काफ़ी इजीली वे में आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतक में कोशिकाएं जो होती है मृत होती है?
तो कोशिकाएं किस में मृत होती है? पेरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्क्लेरेन्काइमा में या एरेन्काइमा में। तो स्क्लेरेन्काइमा ये जो होती है इसकी कोशिकाएं, जिसके जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं जो होती है मृत होती है। और ये देखे होंगे नारियल के जो झाड़ू होते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक से बनाए जाते हैं। अगला पौधे में नर प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है, तो कौन कौन सा है? वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है या पुंकेसर है। तो ये कौन कौन सा है, ये चीज़ें आपको जाननी है। तो ये है हमारा पुंकेसर। पौधे में नर प्रजनन प्रणाली कौन सा है? पुंकेसर है। एक फूल का मादा प्रजनन हिस्सा कौन सा है? तो ये क्या है? पुंकेसर है, पंखुड़ी है, बाह्यदल है या अंडप है। तो ये अंडप, अंडप जो है ये फूल का मादा प्रजनन हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का, युग्मक का, अंडाशय का, रोगाणु कोशिका का। तो किसका निर्माण होता है? तो ये युग्मनज का होता है। युग्मनज का निर्माण निषेचन के फलस्वरूप होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा प्रजनन करता है? तो विखंडन द्वारा प्रजनन कौन करता है? हाइड्रा, स्पाइरोगैरा, ईस्ट या प्लेनेरिया। तो कौन करता है? ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ये करता है स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा जो है ये विखंडन द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इसके लिए और भी कुछ चीज़ें जो है ईस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ईस्ट एकल कोशिका वाले जीव हैं जिन्हें कवक जगत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये द्विखंडन के माध्यम से जनन करते हैं। स्पाइरोगैरा यह एक हरा शैवाल है जिसे श्वेत रेशम भी कहा जाता है। यह निर्माण माध्यम से जनन करते हैं। हाइड्रा जो है ये पुनर्जनन और मुकुलम के माध्यम से प्रजनन करते हैं। प्लेनेरिया ये पुनर्जनन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। इसमें पुनर्जनन की अपार क्षमता होती है। अगला आ जाता है परागकण किसमें मौजूद होते हैं? परागकण जो होते हैं किसमें मौजूद होते हैं? परागकोश में, कोष्ठक में या फिर बीजांड में या वर्तिकाग्र में। तो ये जो होते हैं उपस्थित रहते हैं, ये परागकोश में उपस्थित होते हैं। किसमें पाए जाते हैं? परागकोश में पाए जाते हैं। वह अलैंगिक प्रजनन क्या कहलाता है? जिसमें जड़ों, तनों और पत्तियों की कलियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। कायिक प्रवर्धन, फिर आ जाता है परत प्रवर्धन, मुकुलन प्रवर्धन और कलम प्रवर्धन। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? कायिक प्रवर्धन। क्या आ जाएगा? कायिक प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे खाली जगह प्रक्रिया द्वारा वायु में जल मुक्त करते हैं। तो क्या जल मुक्त करते हैं? ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए। दीप्तिकालिता, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या अनुवर्तन। तो क्या चीज़ एथी करते हैं? ये वाष्पोत्सर्जन जल मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव विज्ञानी शब्दावली में नग्न बीजी वाले पौधे को क्या कहा जाता है? नग्न बीजी वाले पौधे को क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या शैवाल। तो ये हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म। क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से क्या उत्पाद के रूप में मुक्त नहीं होता है? तो क्या चीज़ नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, ऑक्सीजन या जल। तो ये ऑक्सीजन जो है ये जो है उत्पाद के रूप में मुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चन है, करीब 120 क्वेश्चन है इसमें। पहला है कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन होता है। तो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा। देखिए हमने प्लेनेरिया मारा था, तो कई बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये हमारा बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? प्लाज्मोडियम के बारे में अब हम डिटेल जानेंगे। प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो कशेरुकों और कीटों के परजीवी के परिशोधित करते हैं। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। एपिकोमेप्लेक्स कुल के अंतर्गत आता है। प्लाज्मोडियम जो है एपिकोप्लेक्स कुल के अंतर्गत आता है। ईस्ट आता है यूकेरियोटिक एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों को जंतु जगत के तहत वर्गीकृत किया गया है। बेकिंग में आटा वृद्धि और मादक पेय बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग मादक पेय बनाने में इसका उपयोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा अस्थायी ऊतक है, ये चीज़ बतानी है। कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा या एरेनकाइमा। तो ये हमारा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो IBA, सिट्रिक ऑक्सीजन, NAA या IAA। तो ये IAA जो है ये हमारा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन IAA है। IAA का पूर्ण रूप है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र होता है C10H9NO2। C10H9NO2। यह ऑक्सीजन वर्ग का स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला पादप हार्मोन है। यह क्या चीज़ है? ऑक्सीजन के रूप में ऑक्सीजन वर्ग का स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला पादप हार्मोन है। इसके कई अलग अलग प्रभाव हैं। इसके क्या हैं? कई अलग अलग प्रभाव हैं, जैसे कि पौधे के विकास के लिए कोशिका विस्तार और कोशिका विभाजन उत्पन्न करना। यह एक संकेतक अणु के रूप में भी कार्य करता है, जो एक संयंत्र इकाई के समग्र विकास के लिए फायदेमंद है। यह क्या है? संकेतक अणु के रूप में कार्य करता है, जो एक संयंत्र इकाई के विकास के लिए फायदेमंद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी के रूप में पौधों से पोषण करता है? तो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण कौन करता है? मलेरिया परजीवी, ब्रायोफाइलम, जू या अमरबेल। तो अमरबेल जो है यह परजीवी के रूप में दूसरे पौधे से पोषण करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक बहुकोशिकीय जीव है। एक बहुकोशिकीय जीव कौन सा है? तो एक एगारिक्स है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है या पैरामीशियम है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो एगारिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एगारिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह होते हैं। तो पादप शरीर नहीं होता, वो शरीर क्या होते हैं? टेरिडोफाइट, फेंड्रोगेम्स, थैलोफाइटा या ब्रोफाइटा। तो ये क्या हो जाते हैं? ये थैलोफाइटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? थैलोफाइटा कहलाते हैं। अगला को है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन बीज का बीज आवरण बनाता है? तो बीज का बीज आवरण कौन बनाता है? युग्मनज, अध्यावरणी या भ्रूण या बीजानाभि। तो कौन बनाता है? ये बनाता है अध्यावरणी। कौन बनाता है? अध्यावरणी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग का एक प्रकार है? तो कौन सा है? ब्लाइंट है, स्तनबोध है, बोटुलिज्म है या कोक्सीडायोसिस है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लाइट। कौन सा हो जाएगा? ब्लाइट हो जाएगा। आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म एक पुष्प का भाग नहीं है? तो पुष्प का भाग कौन सा नहीं है? पर्णवृंत, जयांग, पुंकेसर या बायदल। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो पर्णवृंत जो है ये पुष्प का भाग नहीं है। पर्णवृंत क्या है? पुष्प का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। कैमोलिया साइनेंसिस एक पौधा है जो उत्पन्न करता है तो चाय, कॉफ़ी, जूट, गन्ना। तो ये चाय जो है वो उत्पन्न करता है। कैमोलिया साइनेंसिस एक पौधा है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कम लोगों ने इसका आंसर दिया था। अगला अब क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से है, ह्यूमन बॉडी से आने वाले क्वेश्चन देखेंगे। ये है प्राथमिक चिकित्सा पेटी में पैरासीटामोल दवा पाई जाती है। इन दवाओं का उपयोग क्यों करना जाना चाहिए? तो अस्थमा से राहत दिलाने के लिए, फीवर और एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए, अपचर और अम्ल सूल को कम करने के लिए, हल्के दर्द को कम करने और उच्च ताप को कम करने के लिए। तो हल्के दर्द को कम करने और उच्च ताप यानी बुखार को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा नंबर है, खड़े होकर पीठ के निचले हिस्से को हाथों से सहारा देना, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना और कुछ समय तक इसी मुद्रा में बने रहना कहलाता है फिंगर फैन, बैक अर्चिंग, कलाई का खिंचाव, अंशीय खिंचाव। तो ये बैक अर्चिंग है। क्या है? बैक अर्चिंग है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
बेरक्यूलाइन दवा का विकास निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो सूक्ष्म अधिश्वेत रक्तता में, हैजा में, MDR-TB में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में। तो MDR-TB में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेरक्यूलाइन दवा का। बेरक्यूलाइन दवा का इस्तेमाल जो है किस बीमारी में किया जाता है? तो MDR-TB में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो स्क्लेरोडर्मा होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। तो कौन सा रोग होता है ये चीज़ बताना है, तो डायबिटीज मेलिटस होता है। डायबिटीज मेलिटस रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, नेत्र श्लेष्मा शोथ मुख्य रूप से खाली जगह से संबंधित एक संक्रमण है, अमाशय का, घुटना का, आँख का या हृदय का? तो ये जो है आँख का जो है एक संबंधित संक्रमण है। किसका है? आँख का एक संबंधित संक्रमण है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के निदान के लिए, किसके लिए? एड्स के निदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो एमनियोसेंटेसिस, बिडाल परीक्षण, टाइफाइड परीक्षण या एलिसा परीक्षण? तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। टाइफाइड के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? एड्स के लिए किसका परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक या जीवाणु? तो ये है हमारा विषाणु जो है, ये है हमारा प्रेरक सूक्ष्मजीव जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अब देखिए, एड्स के निदान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इस हालत में किसी भी तरह के संक्रमण या बीमारी से लड़ने के लिए एक व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत कमज़ोर हो जाती है। एड्स आमतौर पर HIV संक्रमण का अंतिम चरण है। एड्स क्या है? HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, एक ऐसी अवस्था जहां शरीर अब अपना बचाव नहीं कर सकता और इस तरह विभिन्न बीमारियों का शिकार हो जाता है। एड्स जब उपचार नहीं किया जाता तब मृत्यु हो जाती है। एड्स जब उपचार इसका नहीं किया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। एड्स के साथ कोई व्यक्ति स्वास्थ्य स्थितियों जैसे निमोनिया, छाले, फंगल संक्रमण, TB, टॉक्सोप्लाजिसिस विकसित कर सकता है। ये चीज़ें हैं। भारत में मलेरिया के इलाज के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विनिन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरोक्विनिन एक दवा है जो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अब आगे चीज़ों को जानेंगे। पायरिया रोग जो है एक संक्रमण रोग है जो गम के ऊतकों को प्रभावित करता है। क्या करता है? गम के ऊतकों को प्रभावित करता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो यह अक्सर दांतों को नुकसान पहुंचाता है। तो विषाणु संबंधी, जीवाणु, कवक संबंधी या परजीवी? तो ये हो जाएगा हमारा जीवाणु संबंधित। क्या हो जाएगा? जीवाणु संबंधित हो जाएगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैड हेड डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जिम्मेवार है? मैड हेड डिजीज। तो लोहे के धूल में सांस लेना, सिलिका धूल को सांस द्वारा अंदर लेना, पाराविषाक्तता या विटामिन डी? तो ये हो जाएगा पाराविषाक्तता डिजीज मैड हेड डिजीज है। मैड हेड डिजीज नामक बीमारी के लिए पाराविषाक्त जिम्मेदार है। मैड हेड डिजीज पाराविषाक्तता का एक रूप है जो मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पारा जो है वाष्पों को सांस लेने में लोग पाराविषाक्त विकसित कर सकते हैं। मैड हेड रोग पुरानी पाराविषाक्त के कारण होता है। अब देखिए, बहुत सारे जो रोग हैं और उससे किस किस कमी से होता है ये चीज़ें दी हुई हैं। विटामिन ए जो है इससे होता है रतौंधी, B1 से होता है बेरी, D से होता है सूखा रोग और K से होता है चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव और C से होता है स्कर्वी। विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ए से रेटिनॉल, ए को जो वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, B1 का थायमिन, D का कैल्सिफेरॉल, K का फॉलिकिनोन और C का एस्पोरिक। अब देखते हैं आगे जो है, करीब हमारे 50 क्वेश्चन रह चुके हैं तो उन 50 क्वेश्चनों को हम करेंगे। खाली जगह की उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करते हैं। तो कौन सा उत्तक जो होता है जो रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करता है? हृदय हो गया, मांसपेशी हो गया,
उपकला हो गया या हड्डी हो गया। तो मांसपेशी जो ऊतक हैं ये रक्त वाहिका के व्यास को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, रक्त वाहिका के जो व्यास को परिवर्तित करते हैं। अगला आ जाता है, इसी के बारे में हम थोड़ी चीज़ों को जान लेते हैं। चिकनी पेशी के ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को परिवर्तित करते हैं। रक्त वाहिका व्यास में इस परिवर्तन से मस्तिष्क के रक्त की मात्रा में काफ़ी भिन्नता होती है और यह बदलने में सीधे इंट्राक्रैनियल दबाव को प्रभावित करता है। सीधे किसके प्रभावित करता है, इंट्राक्रैनियल दबाव को प्रभावित करता है। चिकनी मांसपेशी के केंद्र में स्थित एकल नाभिक के साथ संकीर्ण धुरी के आकार की कोशिकाएं होती है। संकीर्ण धुरी के आकार की कोशिकाएं होती है। चिकनी मांसपेशियों के ऊतक धीरे धीरे और स्वचालित रूप से सिकुड़ते हैं। यहाँ आंतरिक अंगों और पाचन तंत्र को मांसलता के अधिक हिस्से का गठन करता है। आगे है, मनुष्य में श्रवण वर्णक क्या है। मनुष्य में जो है श्वसन वर्णक कौन कौन सा है, क्लोरोफिल है, मेलेनिन है, रोडोप्सिन है या हीमोग्लोबिन है। तो ये क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन है। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन सा है, यह है हमारा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये दूसरा नंबर रिपीट है, हीमोग्लोबिन के बारे में जान लिए थे। अगला है, उस अंगक का नाम बताइए जहाँ भ्रूण विकसित होता है। तो कौन सा है, मूत्रवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या गर्भाशय गिरवा। तो ये हमारा गर्भाशय जो है जहाँ भ्रूण विकसित होता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यह है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी का कार्य क्या है, तो मूत्रवाहिनी जो मानव शरीर में एक ट्यूब होती है जो यहाँ तक ले जाती है। फैलोपियन ट्यूब, जोगोट का गठन फैलोपियन ट्यूब में होता है, जीगोट का गठन। गर्भाशय, इसे गर्भ भी कहा जाता है और जीगोट भ्रूण बनने के लिए गर्भाशय जाता है। गर्भाशय गिरवा या संकीर्ण ट्यूब है जो योनि को गर्भाशय से जाता है, योनि से गर्भाशय की ओर जाता है। अगला, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने में अनुमति देता है, द्विखंडन, अलैंगिक प्रजनन, बहुखंडन या लैंगिक प्रजनन। तो ये लैंगिक प्रजनन है जो अधिक विविधता उत्पन्न करने में अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। तो जहाँ भोजन आ गया, आप WBC होगा, रक्त बिंबाणु होगा, प्लाज्मा होगा या RBC होगा। अपशिष्ट का परिवहन कहाँ करता है, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ये चीज़ हो गया आपका प्लाज्मा के द्वारा अपशिष्ट का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, पीनियल ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइमस या अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये जो हो गया लार ग्रंथि, यह जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, रक्त समूह वाले तत्व एक सार्वभौमिक रक्तदान करता है। तो O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव या O पॉजिटिव। तो O नेगेटिव वाले जो व्यक्ति को होते हैं सार्वभौमिक रक्तदाता दान करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह, एंटीबॉडी, ये चीज़ें हम जो है रक्त के बारे में और भी चीज़ों को हम जानेंगे। रक्त समूह एंटीबॉडी की उपस्थिति और अनुपस्थिति लाल रक्त कोशिका पर वंशानुगत एंटीजन पदार्थों के आधार पर रक्त का वर्गीकरण करते हैं। कॉर्डलैंड स्टीनर द्वारा रक्त समूहों की खोज की गई थी। किसके द्वारा, कॉर्डलैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप ABO और RH है, ABO और RH है। 4 मुख्य रक्त समूह होते हैं जिनका नाम A समूह, B समूह, AB समूह और O समूह है। AB और O है। O नेगेटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को एक सार्वभौमिक रक्तदानकर्ता कहा जाता है। AB पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। एंटीजन के बिना रक्त समूह O समूह है, एंटीजन नहीं रहता O में, और एंटीबॉडी के बिना रक्त समूह है AB, यानी एंटीजन होता है AB में और एंटीबॉडी होता है O में। सबसे आम रक्त समूह जो है O पॉजिटिव है, O पॉजिटिव जो है सबसे आम रक्त समूह है। सबसे दुर्लभ है AB नेगेटिव, सबसे दुर्लभ जो है वह है AB नेगेटिव। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और राष्ट्रीय रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मस्तिष्क खाली जगह तंत्र का एक भाग है। तो किसका भाग है, परिसंचरण तंत्र का, पाचन तंत्र का, अंतःस्रावी तंत्र का या तंत्रिका तंत्र का। तो ये भाग है तंत्रिका तंत्र का। किसका भाग है,
तंत्रिका तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार है, तो कौन जिम्मेवार है? श्लेष्मा है, मेलेनिन है, लसिका है या हीमोग्लोबिन है? तो ये जो जिम्मेवार है वह है हीमोग्लोबिन। कौन सा जिम्मेवार है? हीमोग्लोबिन जिम्मेवार है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लसिका के बारे में और भी कुछ जानेंगे। लसिका प्रणाली शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। लसिका प्रणाली क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा है। लसिका पर प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बनाते हैं जो शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। मेलेनिन जो होते हैं वर्णक के कारण त्वचा, बाल और आँखों का रंग होता है। मेलेनिन जो होता है वर्णक के कारण त्वचा, बाल और आँखों का रंग होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या होता है? लाल रक्त कणिकाओं के अंदर प्रोटीन है जो मनुष्यों में ऑक्सीजन पहुँचाता है। श्लेष्मा, इसे थूक के रूप में भी जाना जाता है। श्लेष्मा को थूक के रूप में जाना जाता है। यह शरीर में कई लाइनिंग ऊतकों द्वारा निर्मित एक द्रव पदार्थ है। ये क्या है? शरीर में उपस्थित निर्मित कई द्रव पदार्थ है। अब देखिए, चिकनी पेशी ऊतक रक्तवाहिका के व्यास को परिवर्तित करता है। चिकनी पेशी ऊतक जो है रक्तवाहिका के व्यास को परिवर्तित करता है। रक्तवाहिका के व्यास में इस परिवर्तन से मस्तिष्क के रक्त की मात्रा में काफ़ी भिन्नता होती है। यह बदले में सीधे इंट्राक्रैनियल दबाव को प्रभावित करता है। चिकनी मांसपेशी के केंद्र में स्थित एकल नाभिक के साथ संकीर्ण धुरी के आकार की कोशिकाएं होती है। ये चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण का विशेष ऊतक की मदद से माँ रक्त से पोषण मिलता है किसके द्वारा? बीजांडसन, प्लेसेंटा, बीजांडसन को ही प्लेसेंटा बोलते हैं, गर्भाशय, गर्भनली। तो ये हो जाएगा हमारा बीजांडसन या प्लेसेंटा। क्या हो जाएगा? बीजांडसन या प्लेसेंटा। अगला क्वेश्चन है, कंडरा से बना होता है। कंडरा से क्या बना होता है? तो अंतर्नय संयोजी ऊतक फाइबर, अतनय और लोचदार संयोजी ऊतक, केवल कोलेजन फाइबर, तंतुमय संयोजी ऊतक फाइबर। तो केवल कोलेजन फाइबर होता है। कंडरा जो किससे बना होता है? केवल कोलेजन फाइबर से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन, किशोरावस्था, रोजोदर्शन या मासिक धर्म। तो ये क्या कहा जाता है? अंडजनन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अंडजनन कहते हैं, जो अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मध्यांश। कौन है जो हमारे मस्तिष्क में श्वास को नियंत्रित करता है? तो वह है मध्यांश। क्या है? मध्यांश जो है ये हमारे मस्तिष्क के श्वास को नियंत्रित करता है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण लोब यानी गंध की भावना शामिल है, जो मस्तिष्क के अग्रभाग होते हैं, जो छोटे क्लब के आकार की संरचनाओं की एक जोड़ी से बनते हैं और मस्तिष्क गोलार्ध से घिरे होते हैं। पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क क्या था? मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे जटिल हिस्सा है, जो कि माइलिनेटेड फाइबर के एक बड़े बंडल कॉर्पस कैलोसियम और आदि से जुड़ा होता है। पश्च मस्तिष्क के सबसे बाहरी भाग को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है और बाहरी भाग ग्रे मैटर और आंतरिक भाग सफ़ेद पदार्थ भरा होता है। पुष्पासन संवेदी आदानों का नियंत्रित करता है और गंध को छोड़कर शरीर की इंद्रियां मस्तिष्क के मध्य में उपस्थित होती हैं, जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये खाने और पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है? यानी स्वेच्छा से होने वाली क्रिया कौन सी नहीं है? कुर्सी हिलाना, हृदय गति, मुट्ठी बंद करना, वस्तु उठाना। तो ये हृदय गति है, यह स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। हृदय गति क्या है? यह एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, जबकि और सब जो है ये स्वेच्छा से किया गया कार्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, खाली जगह रक्त तरल भाग है जिससे 90 से 92% जल और शेष जो होता है 7 से 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम होते हैं। वह है हमारा, ये हमारा क्या सी कहलाता है? ये हमारा प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय की शारीरिक रचना से जुड़ा हुआ है? तो परमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मज्जा है या महाधमनी है। तो कौन सा जो है
ये हमारा मानव हृदय की शारीरिक से जुड़ा हुआ है, तो यह है हमारा महाधमनी। क्या है? महाधमनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? आँख के अग्र पारदर्शी भाग को क्या कहा जाता है? आँख के अग्र पारदर्शी भाग को क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे, पुतली कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे या आइरिस कहेंगे? तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमें कहेंगे कॉर्निया। पारदर्शी भाग को क्या कहेंगे? कॉर्निया कहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है? तो कौन सा है? चेचक है, रेबीज है, काला अजर है या एड्स है? तो ये हमारा हो जाएगा आपके लिए, ये काला अजर है। क्या है? काला अजर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आयोडीन का उपयोग करके थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाए गए हार्मोन में से एक है। तो कॉर्टिस्टेटिन है, थ्रोम्बोकेसिन है, थायरोक्सिन है या कॉर्टिसोल है? ये थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन है जिसका आयोडीन का उपयोग करके थायराइड अवटु ग्रंथि बनाता है। आपके लिए मोटिवेशनल थॉट है कि हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी होती है। ये चीज़ें आप जान लें कि हर मंजिल की एक पहचान होती है और हर सफ़र की एक कहानी होती है। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्राथमिक उपचार में बक्से में एंटीहिस्टामिन पाए जाते हैं। इन दवाओं को कब लेना चाहिए? खून को थक्का जमने में मदद करने के लिए, बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए, अपच और सीने में जलन को कम करने के लिए, अस्थमा से राहत दिलाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। क्या चीज़? बुखार और अन्य एलर्जी के लक्षणों को कम करने के लिए। आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसके पहले मैं बता दूं ये टोटल 500 से प्लस क्वेश्चन होंगे, टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, तो काफ़ी मेहनत लगा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लगे कि आपको इस जानकारी को पहुंचाने में जितनी मेहनत की है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। खाली जगह जीव द्वारा पर्यावरण परिवर्तन के लिए सामरिक संयोजन है। तो ये है जैव उपाचरण, जैव संचयन, सहजनन, पूर्ण पर्यानुकूलन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये पर्यावरणकूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यावरणकूलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मटर के पौधे निम्नलिखित में से कौन सा गुण अप्रभावी है? तो झुर्रीदार बीज, हरी फली, गोल फली या गोल बीज? तो झुर्रीदार बीज जो है ये गुण जो है अप्रभावी होता है। क्या होता है? ये गुण जो होता है अप्रभावी होता है। अब ग्रेगर मेंडल के बारे में आ गया, तो ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे को विभिन्न गुणों पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। उनके अनुसार मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज अप्रभावी होते हैं। मटर के पौधे नए कई पूर्ण रूप से विकसित और विपरीत गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें पूर्ण उभयलिंगी पुष्प होते हैं जिनमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं। पुष्प मुख्य रूप से स्वपरागण करता है। पुष्प जो क्या करता है? मुख्यतः स्वपरागण करता है। अगला, मनुष्यों में संयोजी ऊतक के नए उदाहरण की पहचान करें। तो संयोजी ऊतक कौन सा है? हड्डी है, मांसपेशियां हैं, कोशिका है या दूसरा चीज़ है? तो ये हमारा हड्डी है। हड्डी हमारा क्या है? संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है? हाइड्रा जो है बहुखंडन द्वारा करता है, द्विखंडन द्वारा करता है, विखंडन द्वारा करता है या मुकुलन के द्वारा करता है? तो यह करता है मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन गर्म झरनों, गहरे समुद्र, तापीय चिमनियों और बर्फ जैसे सबसे अधिक रहने वाले योग्य निवासों में निवास कर सकता है? तो जीवाणु, वायरस, अमीबा या युगलिना? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवाणु। क्या हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखेंगे, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन में खाली जगह होता है। युग्मक के नाभिक द्रव्य युग्मक प्रजनन से उत्पन्न संतति भिन्नता दर्शाती है और नए जीव आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। तो ये हो जाएगा कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है कि यह जो होता है ये लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है और नए जीव जो होते हैं आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कृत्रिम या घरेलू परिस्थितियों में रेशम के कीड़ों को पालने और उनके कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के रेशे निकालने की कला है। तो विटीकल्चर, सेरीकल्चर, ऑर्बरी कल्चर या फ्लोरीकल्चर?
तो ये जो है ये निकालने की कला, इसे क्या कहेंगे, ये चीज़ें आपको बतानी है। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सेरीकल्चर। क्या हो जाएगा, रेशम कीट के लिए कौन सा हो जाएगा, सेरीकल्चर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। बड़ी मात्रा में कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं, उनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, विभाजित होना बंद हो जाता है या नष्ट हो जाता है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो वे टूट जाती है और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। कीमोथेरेपी है, विकिरण चिकित्सा है, सर्जरी है या भौतिक चिकित्सा है। तो विकिरण चिकित्सा क्या है, विकिरण चिकित्सा जो है रेडिएशन थेरेपी जो है करके इसको नष्ट किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, तो मछली के अध्ययन से, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अब कुल टोटल 30 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि निरंतर कार्य करते रहना किसी भी सफलता के लिए मूलभूत कुंजी है। अगला क्वेश्चन है, मेलस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मेलस डोमेस्टिका आम का पेड़ का है, अनानास का पौधा है, केले का पेड़ है या सेब का पेड़ है। तो सेब के पेड़ को जो है मेलस डोमेस्टिका है, ये वैज्ञानिक नाम है। मेलस डोमेस्टिका ये वैज्ञानिक नाम है। अगला है, वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। वह हार्मोन कौन सा है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। तो वृद्धि हार्मोन है, इंसुलिन है, एस्ट्रोजन है या थायरोक्सिन है। तो ये जो हमारा इंसुलिन है, कौन सा है, इंसुलिन है, जो हमारे अग्नाशय द्वारा निर्मित रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अब देखिए इसके वैज्ञानिक नाम कुछ हैं जो हमें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। नीम का है अजदीराचट्टा इंडिका। नीम का क्या, अजदीराचट्टा इंडिका। बरगद का है फिकस बेगालेसिस। बांस का है बाबाबुसा अर्दिनरेफ्लिया। तुलसी का आसिमम सेक्टम। तुलसी का क्या, आसिमम सेक्टम। चंदन का है संताल एल्बम। चंदन का क्या, संताल एल्बम। मनी प्लांट को एपिप्रेमम ऑरियम कहते हैं। पुदीना को कहते हैं मेंथा ऑर्गेनेसिस। तंबाकू को निकोटिना टोबैकुम। ड्रमस्टिक का बोलते हैं मोरिंगा ऑलिफेरा। कपास को बोलते हैं गॉसिपियम हर्बेसम। अब देखिए आगे हम क्वेश्चनों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्ती का भाग है। पत्ती का कौन सा भाग है, पुष्प कैंसर है, डंठल है या पुष्पयोनि है या पंखुड़ी है। तो ये डंठल जो है ये हमारा पत्ती का भाग है, मुख्य रूप से किसका भाग है, पत्ती का भाग है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखने से पहले ये जो है पत्ती है, इसके मुख्य भाग के नाम दे दिए गए हैं और ये ज़्यादातर ग्रुप डी में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये टिप हो गया, ये ब्लेड ऑफ लेमिना हो गया, ये मार्जिन हो गया, ये मिडरिब हो गया, ये लेटरल वेनिस हो गया, लेटरल वेनिस, पेटियोल हो गया, स्टिपल्स हो गया और ये स्टेम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है, और ये हो गया फूल के भाग हो गए, जैसे ये फिलामेंट हो गया, एंथर हो गया, पेटल हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, सेपल, ओवेरी और रिसेप्टर हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। अगला कौन सा प्रेरक एजेंट मलेरिया रोग का कारण बनता है। तो मलेरिया रोग का कारण कौन बनता है, विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी। तो ये बनता है परजीवी जो है सो मलेरिया रोग का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानते हैं। जीवाणु के कारण होने वाला रोग, जैसे डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, क्षय रोग हो गया, प्लेग हो गया, ये हो गए। कवक के द्वारा दाद और एथलीट फुट हो गया। प्रोटोजोआ के कारण हो गया मलेरिया, पेचिस, दस्त, कालाजार, ये हो गया। विषाणु के कारण होने वाला रोग चेचक, एड्स, दांत, डेंगू, रेबीज, खसरा, इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ हो गए हमारे होने वाले रोग। और डिसीजेज के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। कौन सा रोग जो है दूषित जल के अंतर्ग्रहण नहीं होता है। तो मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, रेबीज या हैजा। तो ये हो जाएगा आपका मेनिंजाइटिस रोग जो होता है ये दूषित जल से के अंतर्गत अंतर्निहित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। मेनिंजाइटिस रोग जो होता है, अगला 6 नंबर देखते हैं। हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा
खाली जगह के रूप में है। प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा स्टार्च और शर्करा मिलता है। प्रोटीन के बारे में जानते हैं। प्रोटीन जो है अनुशर्करा लवण के अणुओं की तुलना में बहुत बड़ा होता है और इसमें कई अमीनो अम्ल होते हैं जो एक साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। जैसे मोतियों का एक तार पर व्यवस्थित किया जाता है। लगभग 20 विभिन्न अमीनो अम्ल होते हैं जो स्वाभाविक रूप से प्रोटीन में पाए जाते हैं। अब वसा के बारे में हम जानेंगे। वसा और तेल ग्लिसरॉल और 3 वसीय अम्ल के एस्टर हैं। व्यवहार में ऊर्जा स्रोतों के रूप में और आवश्यक वसीय अम्ल के वसा में घुलनशील विटामिन के स्रोत हैं। व्यवहार में प्रचुर स्वाद और स्वादिष्टता भी देते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हैजा का जो है ये जो है खोज जो हुआ था 1885 में टीका का विकसित किया गया था। वो कौन किए थे? जेम्स फेरेन, लियोन कोलमेट, जोनास सॉल्क या एडवर्ड जेनर। तो कौन किए थे? तो जेफे फेरन किए थे। कौन किए थे? जेफे फेरन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। उसके पहले जॉन सॉल्क के बारे में हम जान लेते हैं। जॉन सॉल्क ने सबसे पहले पोलियोमाइलिटिस के टीके का आविष्कार किया। पोलियोमाइलिटिस के टीके का आविष्कार कौन किए थे? जॉनी सॉल्क। उन्होंने मृत पोलियो वायरस को एक टीके के रूप में इस्तेमाल किया और किसी भी जीव में उनके परिवेश में उपयोगी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अब एडवर्ड जेनर जो है 1996 में वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। जब उन्होंने एक 13 वर्षीय लड़के को वैक्सीन या वायरस का टीका लगाया और चेचक का प्रतिरोधक क्षमता का प्रदर्शन किया गया, जिससे उन्होंने और भी अध्ययन करके एडवर्ड जेनर ने टीके का खोज किया। अगला है मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस भाग में संवेदीग्राही गैस्ट्रोरेस्पिरेटरी होते हैं? तो नेत्र में, नाक में, जीभ में या त्वचा में? तो ये जीभ में होता है। कहाँ पे होता है? जीभ में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? अजैव होते हैं, जीवम होते हैं, स्थानिक होते हैं या विजातीय होते हैं? तो ये विजातीय होते हैं। क्या होते हैं? विजातीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खाली जगह नामक एक बड़ी पेशीय शीट चेस्ट कैविटी तल बनती है। तो ड्यूडेनम के द्वारा, लेरिक्स के द्वारा, एल्वियोली के द्वारा या डायफ्राम के द्वारा? तो ये डायफ्राम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डायफ्राम के द्वारा होता है। अब देखिए डायडेनम ये क्या है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है 20 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से लिए गए हैं। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं या तो फिर आप ये वीडियो को आप यहीं एंड करके जा सकते हैं। लेकिन ये जो है सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग है, आस्क है, याहू है, सफारी जो है ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे खाली जगह कहते हैं। वायरस कहते हैं, मेलवेयर कहते हैं, स्पैम कहते हैं या वायरल कहते हैं? तो जो होता है यह प्रोग्रामिंग कोड जिसे दूसरे प्रोग्राम में भेजने के लिए उपयोग करते हैं वह होता है मेलवेयर। क्या होता है? मेलवेयर होता है। अगला क्वेश्चन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग खाली जगह करते थे। तो VLSI तकनीक, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, एकीकृत परिपथ? तो किसके द्वारा करते थे? तो एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या किसी ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन, परिणामित्र, स्पीकर या क्रिस्टल? तो ये करता है माइक्रोफोन जो है ये हमारा ध्वनि संकेत को विद्युत संकेत में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हेल्प सहायता के खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? F1, F2, F4, F3? तो इसका उपयोग करते हैं F1 का। किसका उपयोग करते हैं? F1 का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अब देखिए ये सारे जो फंक्शनल की हो गए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन बराबर हमारे एग्जाम में पूछते जाते हैं। किसी चयनित फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 होगा। किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए F3 होगा। अल्ट की के साथ सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए F4
अल्ट F4 दबाने से सक्रिय विंडो बंद हो जाता है। F5 जो है वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए। F6 अधिकांश वेब ब्राउज़र में कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए। F7 जो है वर्तनी और व्याकरण की जांच करने में। और F8 जो है विंडोज़ में बूट मेन्यू एक्सेस करने के लिए। F9 जो हो गया MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए। F10 हो गया एप्लीकेशन के मेन्यू बार को सक्रिय करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को ही आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक फाइल जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपादित करने को खाली जगह कहा जाता है। SSPL, जिप, सैस या SCO। तो ये क्या कहा जाता है, जिप कहा जाता है। क्या कहते हैं, ZIP कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में WAN क्या है। WAN क्या है, तो वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क है, क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। किसी वीडियो या फोटो की अल्पावधि में अचानक लोकप्रियता बढ़ जाने का कहा जाता है। तो क्या चीज़ कहा जाता है, स्पैम, वायरल, वाईफाई या वायरस। तो वायरल कहते हैं, तुरंत जो वीडियो वायरल हो जाता है उसे क्या कहेंगे हम, वायरल कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। खाली जगह को पढ़ने लिखने के लिए एक भंडार माध्यम आमतौर पर एक डिस्क तैयार करना है। तो ये क्या है, फॉर्मेट। क्या है, फॉर्मेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण रूप क्या है। SMPS का पूर्ण रूप क्या है, स्विच मोड पावर सपोर्ट, सिंगल मोड पावर सप्लाई, स्विच ऑन मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसके पहले सारे पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में हम जान लेते हैं। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर जो है निर्वात पर था। दूसरा जो था वो दूसरा पीढ़ी कंप्यूटर 55 से 64 ये ट्रांजिस्टर पर था। तीसरा था 64 से 77 एकीकृत परिपथ पर था। और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर जो था वर्तमान में VLSI या माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा था। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर ULS या तो बायोचिप के द्वारा गठित था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसके पहले ये बता दें ये सारे क्वेश्चन थे, कुल टोटल हमने करीब 500 से प्लस क्वेश्चन किए। ये सेक्शनल क्वेश्चन है, ये मैं इस चैनल के माध्यम से नया शुरुआत किया हूँ। और ये था आपके लिए SK झा की बुक, जो 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट करवाया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, आपके द्वारा कमेंट जरूर आने चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और रेल का सपना पूरा करने के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपने परिवार और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।